भारत में जो है, हमारे देश में जो है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया, सबसे पहले तो हम जान लें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है हमारे देश में। ये मतलब संविधान में किसी किसी अनुच्छेद के में इसकी जिक्र नहीं है, बल्कि ये एक अध्यादेश के जरिए पहले लाया गया। देखेंगे कि हमारे संविधान में कई सारे संवैधानिक संस्था है, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग है, जैसे कि पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग हैं। लेकिन कुछ सांविधिक संस्थाएं भी हैं जिनमें मानवाधिकार आयोग है या फिर महिला आयोग हैं। तो हम राजनीतिक शास्त्र के, पॉलिटिकल साइंस के क्लासेज में सांविधिक संस्थाओं पे और संवैधानिक संस्थाओं पे एक विस्तृत क्लास को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आज परिचर्चा कर रहे हैं भारतीय यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की और उसकी कार्यप्रणाली की, उसकी चुनौतियों की। हमारे देश में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, NHRC जो है, वस्तुतः ये NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार के संदर्भ में देश का एक लोकपाल भी माना जाता है। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक सर्वोच्च संस्था के साथ साथ, मानवाधिकारों के संदर्भ में एक सर्वोच्च संस्था के साथ साथ हमारे देश में मानवाधिकारों का ये एक लोकपाल भी है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो हमारे यहाँ कैसे आया, तो हम इस चीज़ को ऐसे समझे, पहले सिलसिलेवार ढंग से समझे कि 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है। 28 सितंबर 1993, ठीक ना, ये एक अध्यादेश लाया जाता है हमारे यहाँ। तो ये 28 सितंबर 1993 को ये एक अध्यादेश लाया गया था और 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग के गठन की रूपरेखा को तय कर दी गई। और आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए हम बता दें कि 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति से इसकी स्वीकृति मिल गई और इस तरह से मानवाधिकार आयोग जो है एक सांविधिक संस्था के रूप में कार्य करने लगा। तो ये था भारत में मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में। मतलब हम इस चीज़ को अगर समराइज कर लें, सारांशता समझ लें, तो भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन की जो रूपरेखा है वो आपको एक अध्यादेश के जरिए शुरू होती है। और ये क्या कहते हैं, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश लाया जाता है और 12 अक्टूबर 1993 को इसके गठन की रूपरेखा को तैयार कर दी जाती है। इसके अलावा 8 जनवरी 1994 को जाकर राष्ट्रपति से इसकी स्वीकृति भी मिल जाती है और इस तरह से भारत में जो है एक सांविधिक संस्था के रूप में जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC के गठन को पूर्ण रूप दिया जाता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो हम बता ही चुके हैं आपको कि ये एक तरह का सर्वोच्च लोकपाल भी है मानव अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में। अब आते हैं इस बिंदु पर कि आखिर भारत जो है वो मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो किन कारणों से हमारे देश में जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, NHRC का गठन किया गया। हम उन 2-3 बिंदुओं को देख लेते हैं कि वो कौन से परिदृश्य थे, वो कौन से पॉइंट थे, कौन से कारण थे जिसके द्वारा हम जो है, जिसके कारण जो है भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन की गई। सबसे पहली बात तो जो पेरिस समझौता हुआ था, जो मानवाधिकारों के लिए एक सार्वभौम घोषणा पत्र था, जो एक चार्टर था, जिसको कि बाद में 1993 में आके संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनाया था। दरअसल भारत उन संस्थापक देशों में से था। आपको याद होगा कि 1948 में 10 अगस्त 1948 में जो है वो पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें एक चार्टर पे विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और चूंकि भारत उसका एक संस्थापक देश था, इस कारण से जो है वो भारत में भी जो है मानवाधिकार आयोग की, जब बाद में यूनाइटेड नेशन ने जब इसे स्वीकार किया तो भारत में भी मानवाधिकार आयोग के गठन पर जो है वो आगे बढ़ा जा सका। दूसरी बात अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमारे देश में जो है मानवाधिकार आयोग के गठन के पूर्व एक पुलिस आयोग की रिपोर्ट आई थी जिस पर कि कभी चर्चा की जाएगी।
तो उस पुलिस आयोग के रिपोर्ट में भी इस बात पर बल दिया गया था कि हमारे देश में जो है मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई इस तरह का संस्था नहीं है, कोई आयोग नहीं है। तो पुलिस आयोग के उस रिपोर्ट के द्वारा भी एक हमें सूत्र मिलता है और मानव अधिकार के लिए एक आयोग के गठन की दिशा में आगे बढ़ा जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बात हम ध्यान रखेंगे। एक, चूँकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जिस पेरिस चार्टर को अपनाया, भारत उस पेरिस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले संस्थापक देशों में से एक था। दूसरी बात कि भारत में पुलिस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी इस तरह के एक आयोग के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त आयोग के गठन की बात की गई थी। अगर हम इसको ऐसे समझे तो ये भी कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट हैं, जो उच्चतम न्यायालय है और जो राज्यों में जो हाई कोर्ट हैं, उन पर भी बहुत सारे बोझ होते हैं न्याय दिलाने का। तो मानवाधिकार आयोग जो है वो एक तरह से मतलब उच्चतम न्यायालय और जो हाई कोर्ट हैं उसके लिए एक सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करता है। बल्कि वो एक दूसरे के विरोधी हम नहीं समझेंगे, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं और मानव अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो ये वो कंटेक्ट थे जिसके आलोक में हम समझ सकते हैं कि भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किन कारणों से किया गया। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उसकी संरचना किस प्रकार से है, उसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी जो पदावधि होती है वो कितने दिनों की होती है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम सिलसिलेवार ढंग से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वस्तुतः एक बहुसदस्यीय संस्था है। कई सदस्यों से मिलकर ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है और जो 2019 में जाके एक संशोधन किया गया 1993 के जिस अधिनियम के द्वारा, जिस अध्यादेश के द्वारा हमारे देश में जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। बाद में उसमें समय समय पे कुछ संशोधन होते रहे हैं। जैसे वर्ष 2006 में भी उसमें संशोधन किया गया, वर्ष 2019 में जो है वो संशोधन किया गया और 2019 के संशोधन के बाद क्या स्वरूप है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि जिस समय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया उस समय उसकी संरचना किस तरह से थी। मानवाधिकार आयोग जो है वो एक बहुसदस्यीय संस्था है और इसमें जो है वो कई सारे सदस्य होते हैं, जिसके कि अध्यक्ष जो होते हैं, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जो है वो चीफ जस्टिस जो होता है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। और हालांकि अब इस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन कर देना उचित समझते हैं कि वर्तमान में जो है इसमें थोड़ी तब्दीली की गई है। प्रारंभ में ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे। लेकिन वर्ष 2019 के संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसमें तब्दीली किया गया और इसमें अब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के न केवल चीफ जस्टिस बल्कि अन्य न्यायाधीश भी जो हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा उसमें 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था प्रारंभ में, जिसमें कि 2 व्यक्ति जो हैं वो मानवाधिकार से संदर्भित, जो मानवाधिकारों का जो अनुभव रखने वाला, जो मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले जो 2 व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, उनको रखने का प्रावधान किया गया था। जबकि 2 अन्य व्यक्तियों में एक उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और जो दूसरा जो था वो उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को रखा गया। यानी इस तरह से अगर हम देखते हैं तो शुरुआत में जो मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था उसमें कुल 5 सदस्य थे, जिसमें एक हो गए आपको अध्यक्ष, जो कौन होते थे, तो वो होते थे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। और 4 अन्य सदस्यों में एक सदस्य तो हो गए जो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यरत जो न्यायाधीश हैं या रिटायर्ड जो हैं सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, वो दूसरा सदस्य हो गया जो उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। और 2 अन्य सदस्यों में जो मानवाधिकार के क्षेत्र में जो लंबे अवधि से काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जिन्होंने मानवाधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्हें रखने का
प्रावधान किया गया। तो इस तरह से 5 सदस्यीय एक निकाय का गठन किया गया था। और इसके अलावा जब ये गठन किया गया था तो कुछ इसके पदेन सदस्य भी होते हैं। जैसे इसमें 4 प्रारंभ में जो था वो 4, हालांकि अब जो है उसकी संख्या बढ़ गई है 2019 के संशोधन अधिनियम के द्वारा, लेकिन प्रारंभ में जो है उसमें 4 सदस्य जो थे वो 4 अलग अलग आयोगों के जो अध्यक्ष होते थे वो मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते थे। पहले तो हो जाता है कि वो जो अनुसूचित जाति आयोग हैं और अनुसूचित जनजाति आयोग हैं, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, इन 4 आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों के पदेन सदस्य होते हैं। वो स्वतः उसके एक सदस्य के रूप में कार्यरत होते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि मानवाधिकार आयोग की जो गठन की गई तो प्रारंभ में उसकी संरचना क्या थी। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो एक बहुसदस्यीय टीम के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है एक 6 सदस्यीय पैनल होता है, एक 6 सदस्यीय टीम होती है जिसके द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और ये सीधे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये टीम होती हैं 6 सदस्य की। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये 6 सदस्य जो होते हैं उसमें एक हो गए देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, और उसके अलावा जो हैं हमारे कैबिनेट के जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्रालय माने जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो, और उसके अलावा जो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, दरअसल ये भी इस 6 सदस्यीय टीम का एक हिस्सा होते हैं। इसके अलावा जो हैं वो लोकसभा में जो विपक्षी दल के नेता हैं और राज्यसभा में जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भी इस टीम का हिस्सा होते हैं। यानी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस 6 सदस्यों में जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो टीम बनाई जाती है, जो पैनल बनाया जाता है, जो कमेटी बनाई जाती है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, उसमें 6 सदस्य जो हैं, एक हो गए आपको प्रधानमंत्री, दूसरा हो गया देश के गृह मंत्री, तीसरा हो गए आपको लोकसभा के अध्यक्ष और चौथा हो गए राज्यसभा के उपसभापति, 5वां सदस्य जो है वो हो गए आपको लोकसभा में विपक्षी दल के नेता और 6ठा सदस्य जो हो गए वो राज्यसभा में विपक्षी दल के जो नेता हैं। ये 6 सदस्य होते हैं। हालांकि इसके अलावा जो है वो उच्चतम न्यायालय के सलाह के अनुसार जो है 2 अन्य व्यक्तियों को भी इसमें जगह देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्त या कार्यकारी, जिसको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो जिनको नॉमिनेट करते हैं, और उसके अलावा जो एक उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त या कार्यकारी न्यायाधीश जो हैं, जस्टिस हैं, वो भी इस टीम का एक हिस्सा होते हैं। तो मूलतः ये 6 और 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर 2 अन्य सदस्य इस कमेटी का एक हिस्सा होते हैं। तो ये हो गए आपको कि मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया जाता है तो उसकी सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो किस तरह से की जाती है। और इसलिए चूँकि ये एक स्वायत्त संस्था है, इसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए इस तरह की एक टीम आवश्यक भी होती है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो मानवाधिकार आयोग है उसकी कार्य अवधि को देखें, उसके सदस्यों के कार्यकाल को देखें, तो प्रारंभ में जो था जिस समय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था तो इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष निर्धारित किया गया था। जो पहले पूरा हो, मतलब 5 वर्ष तक अधिकतम वो अपने पद पे बने रह सकते हैं, या फिर अगर 70 वर्ष वो आयु पूरी कर लेते हैं तो फिर वो सेवानिवृत्त हो। इसमें से जो पहले पूरा हो जाता है, हालांकि अब वर्तमान समय में इसमें तब्दीली कर दिया गया, 5 वर्ष के जगह पर जो है वो 3 वर्ष का प्रावधान किया गया। लेकिन जिस समय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था तो सदस्यों का कार्यकाल, चूँकि ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मानवाधिकार आयोग के गठन के समय जो है वो इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का निर्धारित किया गया था, तो हम जल्दबाजी में वहाँ 3 वर्ष लगा लेंगे तो फिर गलती कर जाएंगे। प्रारंभ में ये 5 वर्ष थे या 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले पूरा हो। उसके अलावा हम इस चीज़ को जान लेते हैं कि जो मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं उसको हटाने के लिए जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब उच्चतम न्यायालय का जो है वो परामर्श जो है वो सहमति जो है वो आवश्यक है। और एक चीज़ हम जान लें कि जो मानवाधिकार आयोग के जो
भी सदस्य होते हैं, रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद जो है ये सदस्य जो हैं किसी भी संघ या राज्य क्षेत्र के किसी भी सेवा के अंतर्गत इनकी नियुक्ति जो है नहीं की जाती है। एक हमारे जो मानवाधिकार आयोग हैं उसके संरचना के संदर्भ में उसके सदस्यों की कार्यकाल और उससे जुड़े कुछ प्रावधान थे जिसको कि आप लोग जान गए। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु कि उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु हो गई वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले पूरा हो। हालांकि इसमें अब वर्तमान समय में तब्दीली की गई है और ये अब 3 वर्ष कर दिया गया है 5 वर्ष के जगह पे। दूसरा हो गया कि मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी संघ क्षेत्र या किसी राज्य क्षेत्र के किसी भी सेवा में जो है इनकी किसी भी पद पर जो है इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तीसरी बात कि अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य को उनके पद से हटाना है तो इसके लिए जो है उच्चतम न्यायालय का जो है सहमति आवश्यक है। जब तक उच्चतम न्यायालय इसके लिए सहमत नहीं होंगे तो मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से पदमुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, वो किस तरह से अपने कार्य करते हैं, उसकी क्या अपनी कार्य प्रणाली है। तो जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है, एक सांविधिक निकाय के रूप में जो है एक अध्यादेश के जरिए जो है 1993 के एक अध्यादेश के जरिए जो है इसके गठन को पूरा किया गया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम प्रकृति को देखें तो उसकी प्रकृति भी जो है वो न्यायिक प्रकृति की है। एक तरह से उनको एक सिविल न्यायालय की तरह की शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है NHRC जो है उनको एक तरह की सिविल न्यायालय की जो है वो शक्तियाँ प्राप्त है। और इसका जो कार्यालय है, प्रधान कार्यालय, जिस अगर हमसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव वे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है तो इसका प्रधान कार्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगर आप देखिएगा कि ये आयोग जो है वो किस तरह से काम करता है तो उन्हें एक व्यापक शक्ति प्रदान करने की कोशिश की गई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। और NHRC जो है वो केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से कोई भी जानकारी या रिपोर्ट जो है वो मांग सकती है कि अगर जहाँ पे उन्हें लगता है कि यहाँ मानवाधिकार का हनन हो रहा है, मानवाधिकार का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है मानवाधिकार आयोग जो है वो केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सकता है या किसी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सकता है और इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट की मांग कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर मानवाधिकार आयोग चाहे तो किसी भी राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो सरकारी एजेंसी हैं, उसकी भी सेवा ले सकता है अपने कार्य को संपादित करने के लिए। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण काम हो गया वो है कि पीड़ित व्यक्ति की जो नुकसान है, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके नुकसान के लिए जो है उसकी भरपाई के लिए जो है जो संबंधित सरकार हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या संबंधित राज्य सरकार हो या जो प्राधिकरण है, उसको निर्देश दे सकता है कि ताकि जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। जो तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि जो दोषी व्यक्ति हैं तो दोषी लोक सेवक के विरुद्ध जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही के लिए वो राज्य की जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय जो है वहाँ पे वो जा सकते हैं और उससे सिफारिश कर सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रीट है उसको जारी किया जाए दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध। जो चौथी महत्वपूर्ण बिंदु है कि आयोग जो है वो किसी भी मामले में जो है आवश्यक निर्देश या आदेश या रिट जो है उसके लिए वो उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय जो हैं वो जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से अपना काम करता। अगर आप देखिएगा तो हमारे देश में मानवाधिकार आयोग के द्वारा तो बहुत सारे काम किए गए हैं। अगर उनके काम की रूपरेखा को देखें तो जैसे कि जेलों में कैदियों के साथ जो पुलिस बर्बरता कभी कभी होती है तो मानवाधिकार आयोग उस पर संज्ञान ले सकते हैं। और मानवाधिकार के क्षेत्र में जो शोध कार्य होते हैं, जितने भी रिसर्च के कार्य होते हैं, मानवाधिकार आयोग जो है उन सभी कार्यों की देखभाल करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है। और क्या कहते हैं जो मानसिक अस्पताल हैं जहाँ पे रोगियों को रखा जाता है, दरअसल उनका भी ये मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसे जितने भी वो क्षेत्र हैं जहाँ पे कि मानव के अधिकारों का, मानवाधिकारों का हनन होता है, मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, तो मानवाधिकार आयोग जो है इसे संज्ञान में ले सकता है और जो उचित कार्यवाही है वो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में या फिर राज्यों के हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं
राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से जो है वो रिपोर्ट मांग सकता है, उसको नोटिस जारी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक व्यापक शक्ति जरूर प्रदान की गई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। अब हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो संशोधन अधिनियम है 2019 वो किस तरह का है। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 से पहले 2006 में भी एक संशोधन नियम आया था। हालांकि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं थी, जो मुख्य बात थी उसकी हम चर्चा कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की जो कार्यकाल है उसको 5 वर्ष से घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया? तो ये वर्ष 2006 में किया गया। अब एक चीज़ अब हम आते हैं जिस पे चर्चा करना ज़रूरी है कि वर्ष 2019 में जो है, जो अभी निवर्तमान सरकार है देश की, एनडीए की जो सरकार है, तो 2019 में जो है आपको 22 जुलाई 2019 को मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम को जो है वो लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में मानवाधिकार संरक्षण, दरअसल ये एक संशोधन अधिनियम था। अधिनियम 2019 को जो अधिसूचित किया गया, ये संशोधन अधिनियम जो है वो वस्तुतः राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम जो है 1993 की, उसमें संशोधन करता है। और हम बता ही चुके हैं कि 22 जुलाई 2019 को राज्यसभा में जो है इसे पारित किया गया। इससे पहले जो है 19 जुलाई 2019 को इसे लोकसभा में, और 22 जुलाई 2019 को इसे राज्यसभा में जो है वो पारित किया गया था। तो ये जो संशोधन अधिनियम लाए गए 2019 में, उसमें भी, उसके द्वारा भी, उस संशोधन अधिनियम के द्वारा भी मानवाधिकार आयोग की जो संरचना है या उसकी अंदर कुछ मूलभूत तब्दीलियां की गई, कुछ चेंजिंग किए गए, कुछ नए संशोधन उसमें जो है वो समाहित किए गए। तो हम जान लेते हैं कि 2019 की जो संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा किस तरह की तब्दीलियां की गई। तो दोस्तों देखते हैं कि जो मानवाधिकार संरक्षण जो संशोधन अधिनियम है 2019 का, उसमें किन बिंदुओं को जगह दी गई, कौन सी तब्दीलियां की गई मानवाधिकार आयोग के अंदर, एनएचआरसी के अंदर। तो सिलसिलेवार ढंग से, बिंदुवार ढंग से उसको हम समझने लेते हैं। सबसे पहले तो आइए कि हमने देखा था कि जो मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया हमारे देश के अंदर, तो उसमें एक प्रावधान था कि जो 6 सदस्यीय जो टीम बनाई गई थी मानवाधिकार की, उसके अध्यक्ष जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, यानी उच्चतम न्यायालय के जो है वो सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस हुआ करते थे। लेकिन 2019 में इसको परिवर्तित कर दिया गया। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। अगर सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं तो फिर जो उच्चतम न्यायालय के अन्य जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। तो पहला परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, कि जो पहले जो है एनएचआरसी के अध्यक्ष केवल सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो रिटायर्ड सीजेआई हो सकते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते थे। लेकिन अब कोई अन्य जस्टिस भी जो है उच्चतम न्यायालय के अगर सेवानिवृत्त हैं तो वो आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। दूसरी बात, आपने देखा था कि जो मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था तो उसमें 2 व्यक्तियों को जगह दी गई थी, जो मानवाधिकार के क्षेत्र में जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जिनका एक लंबा अनुभव है, उनको रखने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब इसकी संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई कि मानवाधिकारों से की जानकारी रखने वाला या मानवाधिकार के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, इसकी संख्या अब 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है आयोग के अंदर। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी जोड़ा गया है कि इन 3 सदस्यों में एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। मतलब इसको नेसेसरी बनाया गया है कि 3 सदस्यों में कम से कम एक महिला सदस्य होनी ही चाहिए। जो तीसरी तब्दीली की गई कि हम लोग देखते हैं कि प्रारंभ में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, एनएचआरसी का गठन किया गया था, उसमें 4 सदस्य होते थे पदेन सदस्य के रूप में, जो विभिन्न आयोगों या निकाय के होते थे, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो है वो मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते थे। अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। अब इन चारों के अलावा जो हैं वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय जो बाल विकास आयोग है, और इसके अलावा जो राष्ट्रीय जन आयोग है, बाल संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय जन आयोग, इसके अध्यक्ष भी जो है वो NHRC के पदेन सदस्य होते हैं। उसके अलावा वर्ष 2019 के जो संशोधन अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ अन्य चेंजिंग भी किया गया कि अब NHRC के जो अध्यक्ष होते हैं, NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति दोबारा हो सकती है। प्रारंभ में जो 1993 में जो NHRC का गठन किया गया था तो उस समय उसके प्रावधान में ये एक बात समाहित किया गया था कि NHRC के अध्यक्ष की दोबारा नियुक्ति नहीं की जाएगी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया और अब ये है कि NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो दोबारा भी की जा सकती है। तो ये सब कुछ अहम तब्दीलियाँ थी। इसके अलावा एक छोटे मोटे कुछ और तब्दीलियाँ थी, जैसे किसी अगर कोई संघ राज्य क्षेत्र है तो वहाँ पे भी मानवाधिकार आयोग को जो है वो कार्य करने का अधिकार दिया गया, जो कि पहले नहीं था। जिस समय इसका गठन किया गया था जो भी संघ शासित जो राज्य क्षेत्र थे वहाँ पे मानवाधिकार आयोग को कार्य करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 2019 में जो है इसमें संशोधन किया गया और अब जो संघ राज्य क्षेत्र हैं दिल्ली को छोड़कर जो NHRC जो है वो दिल्ली में जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का जो शासन प्रणाली है वो सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो वहाँ पे मानवाधिकार आयोग को जो है वो सीमित कर दिया गया है। अन्य जो संघ राज्य क्षेत्र है वहाँ पे मानवाधिकार आयोग अपने कार्य कर सकते हैं और विभिन्न रिपोर्ट जो हैं वहाँ की सरकारों से वो मांग सकते हैं, उसमें उचित हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर कि जो कि हम ऐसे कह सकते हैं, हमने पहले भी कहा कि ये जो राज्यों के जो PCS परीक्षा हैं, जो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं राज्य लोक सेवा आयोग की या फिर संघ लोक सेवा आयोग में भी एक महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं कि मानवाधिकार आयोग जो है वो मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में उसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं। हमारे देश में भी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी क्या चुनौतियां हैं, बगैर उन चुनौतियों को समझे हुए हम क्या आगे की राह होनी चाहिए, क्या इसमें उचित तब्दीलियां होनी चाहिए, तो उसे हम नहीं समझ पाएंगे। तो जानने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष वो कौन सी चुनौतियां जो है वो वर्तमान में है। तो दोस्तों आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि NHRC के समक्ष जो हैं वो वर्तमान समय में वो कौन सी चुनौतियां हैं, उसकी क्या लिमिटेशन है NHRC की, उनकी क्या चुनौतियां हैं। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बातों को हम बिंदुवार ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम जानते हैं कि मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो है बहुत सारे प्रयास किए गए थे, लेकिन उन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो राज्यों में जो मानवाधिकार आयोग के गठन की बात की गई थी या जिला में जो है प्रत्येक राज्य की जो जिला हैं उसमें भी मानवाधिकार आयोग के गठन की या उसके कार्यालय को खोलने की बात की गई थी, लेकिन इस दिशा में अभी तक भी बहुत आगे नहीं बढ़ा सका है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे आज भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया जा सका। हालांकि कुछ राज्य में जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया भी गया है, लेकिन अगर हम देखें तो कई अन्य राज्यों में भी जो है वो मानवाधिकार आयोग का राज्य मानवाधिकार आयोग के का गठन या जिला में जो है मानवाधिकार आयोग के कार्यालय जो हैं वो नहीं खोले जा चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो जो मानवाधिकार आयोग के पास जो शक्तियां हैं, दरअसल आप अगर उनको देखिएगा तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास उन शक्तियों के कारण या उनकी जो कार्य प्रणाली है तो उनके पास एक बहुत मतलब एक कार्य का बड़ा बोझ उन पर है और उनको निपटाने के लिए इनके पास जो है वो उचित तंत्र जो है वो मानवाधिकार आयोग के पास नहीं है। तो मतलब एक संसाधनों की या आप कह सकते हैं कि एक संस्था के अभाव के कारण जो है मानवाधिकार आयोग के ऊपर जो है वो आपको बहुत बोझ है कार्यों का, और वो बोझ जो है इतना बड़ा है कि मानवाधिकार आयोग जो है उसको एक तरह से सुलझाने में वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। यही वर्तमान की स्थिति है। अगर आप तीसरे बिंदु को देखें तो एक महत्वपूर्ण बात जो है कि मानवाधिकार आयोग की जो लिमिटेशन आप कह सकते हैं
बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि जो जम्मू कश्मीर है या जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पे मानवाधिकार आयोगों को काम करने की जो है मानवाधिकार आयोग उन राज्यों में जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे देश में हम देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है या फिर पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे जो है वो मानवाधिकार हनन की जो है बातें अधिक होती है, और मानवाधिकार से संबंधित जो कार्यकर्ता हैं वो इसकी ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश रूप से अभी तक जो है वो NHRC को उन राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में या जम्मू कश्मीर में होने वाले जो मानवाधिकार उल्लंघन है उस पर किसी भी तरह की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। या उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि आप कह सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा कानून लागू है या फिर कोई सैन्य कानून लागू है, मानवाधिकार आयोग जो है NHRC जो है इन राज्यों में जो है किसी भी तरह की हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जिस पर कि जो मानवाधिकार के क्षेत्र में जो जुड़े व्यक्ति हैं वो बराबर आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार को जो है मानवाधिकार आयोग को ये भी शक्ति देना चाहिए कि वो इन राज्यों में भी जो है मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके, वो जांच कर सके। दूसरी जो महत्वपूर्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मानवाधिकार आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, एक सांविधिक निकाय है, और आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। अगर किसी मसले पर वो कोई प्रतिवेदन देता है, रिपोर्ट देता है, तो राज्य सरकार जो है वो या केंद्र सरकार जो है वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि वो अपना सलाह दे सकता है। मानवाधिकार आयोग जो है वो किसी विषय के बारे में जो है मानवाधिकारों के बारे में जो है वो उचित सलाह दे सकता है, क्योंकि एक सलाहकारी निकाय है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है उसकी सलाह को मानने के लिए जो है वो बाध्य नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर देखिए तो NHRC के पास जो है वो अपने कर्मचारी भी नहीं है, तो वो अपने काम किस तरह से कर पाएंगे। उनको निर्भर होना पड़ता है कि वो अपने काम करने के लिए जो है वो केंद्र सरकार की या संबंधित राज्य सरकार के जो एजेंसियां होती है, उनके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी सेवाएं लेते हैं, उस पर निर्भर होते हैं। मानवाधिकार आयोग के पास कोई अपने कर्मचारी नहीं होते हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उनको काम करने में कई सारी जो मुसीबत है, कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो होना तो ये चाहिए था कि मानवाधिकार आयोग के अपने कर्मचारी होने चाहिए, अपने सेवा दल होने चाहिए जो कि बेहतर तरीके से काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और जो लिमिटेशन है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, अगर वो किसी मसले पर उनको लगता है कि यहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो केंद्र सरकार से जो है कोई रिपोर्ट मानवाधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में नहीं मांग सकता है। मतलब केंद्र सरकार से केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही जो है वो रिपोर्ट की मांग कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो मानवाधिकार से संदर्भित किसी मसले पर जो है वो केंद्र सरकार से किसी भी तरह की रिपोर्ट की मांग करे। उसके अलावा आप देखिए तो एक और भी लिमिटेशन है मानवाधिकार आयोग की, कि अगर कोई भी घटना है, कोई भी मानवाधिकार उल्लंघन के कोई भी मसले हैं जो 1 वर्ष से अधिक समय हो चुके हैं, तो 1 वर्ष से अधिक समय के बीतने के बाद जो है वो मानवाधिकार आयोग जो है उस मसले पर सुनवाई नहीं कर सकता है, उस मसले पर जो है वो जांच नहीं कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जो है ये जो चुनौतियां हैं वो कहीं ना कहीं मानवाधिकार आयोग को जो है वो कई सारी सीमाओं में बांध देता है, और जिस तरह से एक ताकत, जो एक शक्ति होनी चाहिए थी मानवाधिकार आयोग के पास या उसकी कार्य प्रणालियों में जो एक दिखना चाहिए शक्ति, वो नहीं दिख पाता है, और इन जो चुनौतियों के कारण मानवाधिकार आयोग आज भी जो है वो बहुत बेहतर ढंग से काम नहीं कर पा रही है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो जन जागरूकता का भी अभाव है। हालांकि जन जागरूकता के कार्य जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो इसके संदर्भ में जो शोध कार्य हैं या जन जागरूकता के कार्य हैं उसको करने का दायित्व तो मानवाधिकार आयोग के पास हैं, लेकिन चूँकि उनके पास कोई अपनी संस्था ही नहीं है, अपने कर्मचारी नहीं है, अपने टीम नहीं है,
तो हर चीज़ के लिए वो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की एजेंसियों पर निर्भर होते हैं, उनके कर्मचारियों पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे में आप देखिएगा कि मानवाधिकार के संदर्भ में जो है जन जागरूकता का भी अभाव है। आम लोगों में भी मानवाधिकार के संदर्भित जो मुद्दे हैं, उनकी क्या शक्ति हैं, उनके क्या अधिकार हैं, मिलने चाहिए मानव होने के नाते, इन सारी बातों की जानकारी उन्हें नहीं होती है। तो ये सारी भी चुनौतियाँ हैं। अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो निश्चित रूप से जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी मानवाधिकार के संदर्भ में, तो वो नहीं देखने को मिलती है। हमने प्रारंभ में ही कहा था कि जैसे मौलिक अधिकार जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, दरअसल वो राज्य के विरुद्ध अधिकार होते हैं। तो ऐसे में कोई भी सरकार जो होती है वो जो नागरिक होते हैं, तो अगर वो तानाशाही पे आ जाते हैं तो नागरिकों को उनके जो मूल अधिकार हैं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं या फिर उनके जो मानवाधिकार हैं, उनको देने से कतराते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी जो है वो अभाव दिखता है देश के अंदर मानवाधिकार के संदर्भ में। और होना ये चाहिए बेहतर कि जो सरकारें हैं, संबंधित सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हैं या जो केंद्र सरकार है, वो मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में जो है वो कुछ एक कदम उठाए और जो मानवाधिकार आयोग हैं उनकी शक्तियों को एक विस्तृत स्वरूप प्रदान करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और इसीलिए कहा जाता है कि मानवाधिकार आयोग के समक्ष जो इस तरह की चुनौतियां हैं या उसकी जो अपनी एक कार्य करने की जो अपनी एक सीमाएं निर्धारित कर दी गई है, जिसके कारण वो कार्य नहीं कर पाते हैं। जो आपने देखा ही है कि वो जम्मू कश्मीर में या पूर्वोत्तर के राज्य में या उन राज्यों में जहाँ पे कि सैन्य कानून लागू है, आंतरिक सुरक्षा कानून लागू है, वहाँ पर वो जांच नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, उनके पास अपने कर्मचारी नहीं हैं। उसके अलावा जो है वित्तीय रूप से वो स्वायत्त नहीं है, वित्तीय स्वायत्तता पूर्ण रूप से उन्हें प्राप्त नहीं है, अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। कई सारे राज्यों में जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं हो सका है, जिला में जो है उसके कार्यालय नहीं खोले जा चुके हैं। कुछ ऐसे मसले जो 1 वर्ष से अधिक समय हो जाती है, जिन मसलों का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उन मसलों पर जो है वो जांच नहीं कर सकता है। इसके अलावा हम देखें कि ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, सांविधिक निकाय है और एक सलाहकारी संस्था है। और वो अपने सलाह तो दे सकता है, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। या फिर राज्य की जो मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग, वो आपको केंद्र से जवाब जो है नोटिस देकर जो है केंद्र से रिपोर्ट की मांग नहीं कर सकता है। इन्हीं कारणों से, इन्हीं सीमाओं के कारण, इन्हीं चुनौतियों के कारण जो है वो कहा जाता है, एक मानवाधिकार आयोग के बारे में एक कथन है कि ये मानवाधिकार आयोग जो है वो एक ऐसी गाय की तरह है जो चारा खाती है, जिसकी उचित देखभाल भी की जाती है, लेकिन यह दूध नहीं देती है। तो ये एक कथन है जो मानवाधिकार आयोग के बारे में है। मतलब इसकी तुलना एक ऐसी गाय से की जाती है जो चारा खाती है और क्या कहते हैं, इसकी देखभाल भी की जाती है। हमारे यहाँ भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है, तो ये एक ऐसी गाय से इसकी तुलना की जाती है जिसकी देखभाल की जाती है, जो चारा भी खाती है लेकिन दूध नहीं देती है। तो इस तरह से अपनी कुछ सीमाएं ज़रूर हैं मानवाधिकार आयोग के समक्ष, जो हैं कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन उसके बाद भी मानवाधिकार आयोग के जो महत्ता है उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। और ज़रूरत है, अगर हम देखें कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो ज़रूरत है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उनकी चुनौतियों से निपटा जा सके। राज्य में भी जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा सके और एनएचआरसी की शक्तियों में इजाफा किया जाए। जो संघ राज्य क्षेत्र है दिल्ली सहित उन तमाम क्षेत्रों में, या फिर जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं जहाँ पे मानवाधिकार उल्लंघन के मसले अधिक देखने को मिलते हैं, या मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि इन राज्यों में जो है मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाता है, उन राज्यों में भी जो है मानवाधिकार आयोग को जांच करने की जो है वो इजाज़त जो है मिलनी चाहिए, देनी चाहिए। और जो अन्य जो आयोग हैं या जो राज्य की जो एजेंसियां हैं, सरकार हैं, या जो अन्य जो प्राधिकरण है, उसके साथ जो है एक मैत्रीपूर्ण
संबंध के द्वारा, मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक रवैया के द्वारा जो है मानवाधिकार आयोग को, NHRC को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह से अगर हम मानवाधिकार आयोग की बात को देखें तो जो उनकी चुनौतियां हैं, अगर उन्हीं चुनौतियों पर काम किया जाए तो निश्चित रूप से मानवाधिकार आयोग जो है हमारे देश में एक सशक्त संस्था के रूप में होगी और इस मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में जो है वो उचित पहल किया जा सकेगा, एक ठोस पहल किया जा सकेगा। क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें तो मानव को उनके अधिकारों से वंचित करना, मानव को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना जो है, अगर हम नेल्सन मंडेला के शब्दों में समझें, जो कि अफ्रीका के जो बहुत बड़े, बहुत महान शख्सियत हुआ करते थे, पूरी दुनिया को अगर आप देखिए, वैश्विक परिदृश्य में देखिए तो नेल्सन मंडेला जो है वो मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक बहुत बड़े शख्सियत के रूप में माने जाते हैं। और अगर हम इस क्लास को नेल्सन मंडेला के शब्दों में ख़त्म करें तो हम कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला ने एक बात कहा था कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से जो है वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देने के समान है। और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है मानवाधिकारों के संदर्भ में जो नेल्सन मंडेला का है। हम इसको एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना जो है वो उनकी मानवता को चुनौती देने के समान है। तो फिलहाल आज के इस क्लास में इतना ही। मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से जो है इस एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है आज के इस दिन मतलब कि आज मानवाधिकार दिवस है, विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन जो है यानी 10 अगस्त के दिन जो है एक महत्वपूर्ण दिन, एक सांविधिक निकाय के बारे में, मानवाधिकारों के बारे में जो विस्तृत चर्चा हुई, जो विस्तृत परिचर्चा हुई, उसको आप लोग समझ पा रहे हों। फिलहाल आज के लिए आज के इस क्लास को, आज के इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक बेहतर क्लास के साथ। हम आपको तमाम घटनाओं और जो विभिन्न विषयों हैं उसकी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।